नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल हमारे साथ एडवोकेट एनएल जांगिड़ जी हैं। पिछले 30 सालों से टैक्सेशन के लिए काम कर रहे हैं, सलाहें देते हैं, जीएसटी और कस्टम्स के लिए लगातार लोगों को महत्वपूर्ण राय देते हैं। आज उन्हीं के साथ हम लोग बैठे हैं, यहाँ उन्हीं के पास पहुँचे हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं। जांगिड़ जी, सबसे पहले तो नमस्कार। थैंक यू सर, मेरा भी आपको नमस्कार स्वीकार जी। मेरे और ऑफिस आने पर आपको बहुत बहुत अभिनंदन। जी। स्वागत है कि आपने अपना समय निकाल के कुछ जानकारी हासिल करने के लिए मेरी ऑफिस आए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जांगिड़ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि लगातार जीएसटी का जो मसला है वो लगातार हाईलाइटेड है, एकदम पूरा पिछले 3 दिन से तो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, पलवल में वो एक महिला पकड़ी गई जी। और आप ये समझें कि व्यापारी जीएसटी को लेकर अभी भी बहुत बहुत डरा हुआ है, उसको बहुत जानकारियां नहीं हैं, तो उसको लगता है कि ये छापे वाले आ गए। कैसे ये छापे की प्रक्रिया कैसे होती है, वो थोड़ा सा एक बार बताएं सर। देखिए कि जो जीएसटी है वो नया टैक्स रेजिम है, जो कई टैक्सों को मिला के बनाया गया है। नया होने के कारण से जो इसकी प्रक्रिया है या प्रोसीजर्स हैं वो भी अलग नए ढंग से हैं। तो जो आजकल का जो जैसे आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई सर्च हो रही है, सर्च लगातार चलती आती है। जहाँ भी अधिकारी को लगता है, जो बड़े लेवल पे अधिकारी, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, जो अलग से टीम बना रखी है, चाहे वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो चाहे वो सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट हो, उनको एक पावर दी गई है कि आपको कोई शंका ऐसी नज़र आती है कि ये व्यापारी या इंडस्ट्री या दुकानदार किसी गलत काम में संलग्न है, इन्वॉल्वमेंट है, तो वो पूरी जांच करने के बाद में, किताबों को पूरा परखने के बाद में उस अधिकारी या उसके व्यापारी के वहाँ जाने के लिए बाकायदा परमिशन लेता है। जॉइंट कमिश्नर जो एक पोस्ट है, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, उसको परमिट करते हैं, चाहे वो स्टेट टैक्स हो और चाहे सेंट्रल टैक्स हो। 67 एक सेक्शन 67 धारा है जिसके तहत ये परमिशन दी जाती है कि आज इस फैक्ट्री की प्रीमाइजेस को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ बुक्स जाके चेक कर सकते हैं। जो परमिशन होती है वो 2 तरह की होती है। एक सिर्फ इंस्पेक्शन करने की होती है, जो 67 उपधारा 1 के अंदर दी जाती है। वो सिर्फ वहाँ जाके आप बुक्स चेक कर सकते हैं। किसी फैक्ट्री का स्टॉक, किसी फैक्ट्री की छानबीन, कोई सीजर या कोई जब्त करना या ऐसी कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते। लेकिन जब अधिकारी को लगता है कि जिस प्रीमाइजेस में हमें जाना है और वहाँ काफ़ी इवेजन है, जो पहले से वो तय करते हैं, अपनी पहली छानबीन करते हैं, उनको श्योर होते हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर इवेजन ज़्यादा है या कोई काम में गड़बड़ है जो उस फ्रॉड में आता है या मिस स्टेटमेंट में आता है या कुछ छुपाव या कंसीलमेंट में आता है, तो अधिकारी उसको धारा 67(2) के अंदर परमिशन देता है। उस धारा के अंदर ही है किसी कंप्यूटर को जब्त करना, फैक्ट्री का स्टॉक लेना, खातों को जब्त करना, ये कार्रवाई की जा सकती है। वो परमिशन जो है एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर का अधिकारी ही दे सकता है, नीचे का अधिकारी नहीं दे सकता। जब ये कंपनी जाते हैं बाकायदा सर्च को, वहाँ के जो मैन आदमी होता है, जो अंडरटेकर होता है, उसको बाकायदा दिखाते हैं और वो दिखाने के बाद में उसको कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री में इस परमिशन के तहत आए हैं, आप हमें अंदर आने की इजाज़त दीजिए। अगर हमको चेक करना है तो आप बाकायदा हमें चेक कर लीजिए, लेकिन हम परमिशन के तहत आए हैं तो आप हमें परमिशन आने की दीजिए परमिशन, ताकि हम आपके खाते चेक कर सकें। तो ये सबसे बड़ा पहला ये होता है कि वो परमिशन दिखाते हैं। परमिशन दिखाने के बाद वो अपनी प्रोसीडिंग चालू करते हैं, मालिक को बुलाते हैं। मालिक नहीं होता है तो कोई CEO, मैनेजर, डायरेक्टर, जो भी उस टाइम अवेलेबल होता है। रोक रहा हूँ जांगिड़ जी, आमतौर पर जैसे पुलिस के बारे में कह देते हैं बहुत सारे लोग, मतलब आमतौर पर नहीं लेकिन बहुत सारे आरोप लग जाते हैं कि पुलिस ने चूरा पोस्ट रख दिया होगा, छापा पड़ा तो उसमें जब्त करवा दिया, कट्टा रख दिया होगा। तो कोई जब ये इस तरह के छापे पड़ते हैं तो कोई उनकी भी चेकिंग होती है? जो लोग अंदर आते हैं छापा मारने के लिए अपने साथ ही कोई दस्तावेज ना ले आए हों, कोई कागज़ अपने साथ ही ना लगा दिया हो? देखो भाई, बताया ना कि आपको जब वो अंदर आते हैं तो सबसे पहले वो दिखाते हैं कि मेरे पास में ये परमिशन है। वो बाकायदा ऑफर करते हैं वो कि हम 4 आदमी आए हैं, 4 अधिकारी हैं, ये हैं। आप उसमें सर्च में इंट्रोडक्शन भी देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, सर्च का वो परमिशन दिखाते हैं और सर्च की परमिशन के बाद वो अपने आप को सरेंडर करते हैं या कहते हैं कि भाई हम आपके सामने हैं, चाहो तो आप हमें चेक कर सकते हो कि हम कोई चीज़ लेके नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपकी फैक्ट्री चेक करने आए हैं। तो नेचुरली है कि ऑफिसर जो फैक्ट्री का होता है, इतना आपस के अंदर विश्वास होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं सर, हमें कोई चेक करना, आप आइए और चेक कीजिए।
लेकिन जो जिस बेस के ऊपर आते हैं उस बेस को वो लेके आगे चलते हैं। अगर उनको लगता है कि जो बेस आधार पर हम आए हैं वो डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, तो वो उस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं और बाकायदा उनको समझाते हैं कि देखो ये डॉक्यूमेंट आपके गलत हैं, ये डॉक्यूमेंट गलत हैं, आपका स्टॉक ठीक से मेंटेन नहीं है, या आपने ये माल जो है यहाँ से खरीदा है वो आदमी पीछे से ही गलत है, उस आदमी की कोई सप्लाई नहीं है, बाकायदा पूरा समझाते हैं। अगर मालिक या फैक्ट्री का कोई भी अंडरटेकर या कोई भी जीएम, सीईओ या जो सीनियर ऑफिसर जो भी होता है फैक्ट्री का, वो उनको ये चीज़ें बताने में साबित करता है कि नहीं, मेरे यहाँ पे बाकायदा डॉक्यूमेंट है, परफेक्ट है, मेरे यहाँ पे माल की रिसीट है, मेरा हर काम आप चेक कर सकते हैं, तो अधिकारी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर उनको लगता है कि कोई अधिकारी मेरे सब कुछ होते हुए भी मुझे उसको लग रहा है ऐसा इंटेंशन है, हरासमेंट कर रहा है या जानबूझ के मुझे दबाना चाहता है, तो ही कॉल द पुलिस, वो पुलिस का सहारा ले सकता है, उनके सीनियर अफसर को बता सकता है कि सर मेरे यहाँ अधिकारी आए हैं, जो मैं उनको कागज दिखा रहा हूँ वो जो हटके बात कर रहे हैं, वो उनको सूचना भी दे सकता है। और अपनी प्रोसीडिंग उनको लगता है कि मेरे को ऐसा डर घुस गया है या ऐसा कोई दबाव बन रहा है, तो वो पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं, पुलिस भी उनकी हेल्प कर सकती है। तो ऐसा है कि लेकिन अधिकारी लोग ये नहीं कि जबरदस्ती आते हैं, परमिशन से आते हैं, उनके बाकायदा कोई उसकी सूचना होती है, उस सूचना के बेस पे काम करते हैं। लेकिन फैक्ट्री का भी जो मालिक है या जो अधिकारी है, उनको अगर सही चीज़ें दिखा देते हैं और वो चीज़ सही है, तो कोई भी वो हरासमेंट नहीं कर सकते, कोई भी उस चीज़ के आगे नहीं जा सकते। और उस चीज़ को अगर वो लगता है कि कोई बढ़ती है, तो सीनियर ऑफिसर को सूचना दे सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं कि सर जो यहाँ अधिकारी आए हैं वो मेरा सब कुछ सही होते हुए भी मेरे पे दबाव बन रहा है, मैं दबाव में काम नहीं कर सकता, तो ऐसी वो चीज़ें ले सकता है। जंगड़ जी, आम तौर पर अभी जो चर्चा चलती है, लोग बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि एक बड़ा खेल चल रहा है, बिल खरीद लेते हैं लोग, बिल परचेज कर लेते हैं, तो ये जब छापा डालने जाते हैं जीएसटी के कर्मचारी या कस्टम के कर्मचारी, तो क्या ये एक पूरी चेन को ढूंढते हैं या केवल एक आदमी को पकड़ते हैं और उसके साथ उसके अकाउंट्स और उसकी बुक्स चेक करते हैं और बस उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं? गिरफ्तार भी कर सकते हैं क्या? देखो बात ये है कि जो आज का जो फेक का जो है, ये सेंट्रल एक्साइज में भी काफ़ी चलता था। कुछ व्यापारी लोग होते हैं, सभी तो नहीं होते, जो बिल का धंधा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब इनको लगता है कि जो पीछे से जहाँ से माल परचेज किया है मैंने, वो माल तो आया है और पेपर भी आए हैं, लेकिन इनको लगता है कि जो आदमी जो पीछे से माल सप्लाई करने वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका कोई जगह बिजनेस की प्लेस नहीं है, वो भी आदमी बंद करके भाग गया है या वहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहा है, ऐसी पक्की सूचना होने के ऊपर जो माल रिसीट करता है, रॉ मटेरियल को जो लेता है, उसके यहाँ जाते हैं कि आपका जो सप्लायर है वो फेक है, वो सप्लायर है वो वहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहा है, और नहीं करने से जो आपके यहाँ माल आया उसकी हम छानबीन करने आए। आपने जितने भी जो आईटीसी का इन्वॉल्वमेंट है, टैक्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसका इतना बेनिफिट आपने लिया है उस माल के ऊपर, वो हम उसको सही नहीं मानते, उसको हम एलिजिबल नहीं मानते कि आपको मिलना चाहिए। वो आधार यही होता है कि जो पीछे का सप्लायर है उसमें यहाँ कोई कमी होती है। तो बात ये बनती है कि जो पीछे का आदमी है, टैक्स की लायबिलिटी उसकी है। अगर वो भाग गया है तो जो लाइसेंस में काम किया है, तो लाइसेंस तो इसी सरकार ने दिया है, इसी डिपार्टमेंट ने जीएसटी दिया है। तो पहले वो आदमी भाग गया है, 3 साल काम कर रहा है, 2 साल काम कर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट पूरा फाइल कर रहा है, तो 2 या 3 साल में उसका पता क्यों नहीं लग पाता है? और अचानक 3 और 4 साल के बाद में जब वो आदमी का ये पता लगता है कि वो बिजनेस वो अपने आप भी बंद कर सकता है, या हो सकता है उसने गलत काम किया हो। ये तो छानबीन का जो विषय है वो जहाँ से सप्लाई आई पहले उसका है, वहाँ के अधिकारी का है कि उसकी यहाँ छानबीन पूरी क्यों नहीं की गई, जो माल लेने वाला उसका क्या दोष है इसके अंदर। और ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स, मद्रास हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि आपके अगर माल आया है और इसके प्रूफ है तो आपको कोई नहीं छू सकता, वो आपको टैक्स मिलेगा। लेकिन उसमें शंका ये होती है, ये कहते हैं आप उसके अंदर आप कांटे की पर्ची दिखाइए, आप टूल टेस्ट की पर्ची दिखाइए। जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियों वालों को बुला के पूछने लगते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में गया था, माल नहीं गया था। उसको सर्च करते हैं, कई बार गाड़ियों के नंबर एक्चुअली गलत होते हैं, वो गाड़ियों को मिलान नहीं करते हैं, गाड़ी जो है वो ऑन द रोड पे चालू ही नहीं होती है, तो ऐसे कुछ मिलान करते हैं, उसी आधार पर ये सर्च करते हैं।
लेकिन अगर व्यापारी अपना सही चीज़ें बता देता है कि सर मेरे पास तो देखो माल आया है और इस माल को मैंने आगे ऐसा कैसा बेचा है, या इस माल को मैंने मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया, अगर मेरे पास माल नहीं आया तो मैंने फिर बनाया कहाँ से, फिर मैंने उस आदमी को माल कहाँ से बेचा, मैंने मेरा टैक्स पे किया है जो मेरा बनता है, मैंने आगे माल बिल पे बेचा है, मेरी कंटिन्यूटी है, तो मैं कहाँ इसमें चोर हूँ? मैं कैसे जानूँ कि जो अहमदाबाद से माल आया है, या जो गोवा से माल आया है, या जो मंडी गोविंदगढ़ से माल आया है, वो आदमी सही है कि नहीं है? मेरे पास जब माल आ रहा है, मेरे पास पेपर सही आ रहे हैं, तो क्या मैं उस मेरे पास कोई कंट्रोल थोड़ी उसके बिजनेस का, वो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है। वहाँ के अधिकारी लोग हैं, वो सूचना आपको देते हैं कि ये पार्टी गलत है, तो उस सूचना को उस आदमी को पकड़ना चाहिए। टैक्स की लाइबिलिटी उसकी है, वो टैक्स भरेगा तो मेरे ऊपर क्यों लाइबिलिटी आएगी? आप बोलते हैं कि वो टैक्स उसने नहीं भरा, या उसका टैक्स भरने का तरीका इसलिए ठीक नहीं है कि उसने टैक्स तो भर दिया, लेकिन जो माल उसने परचेज किया वो माल नहीं है। तो ये लाइबिलिटी तो अधिकारी की बनती है कि उसको लाइसेंस देने के बाद में टाइम टू टाइम उसका रिकॉर्ड चेक करें। आज सब चीज़ पोर्टल पे आ गई है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन में हर महीने हर चीज़ दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है कि 3 साल बाद में ये पता लगता है कि वो आदमी गलत है? 3 साल से तो वो सब कुछ कर रहा है, और मेरे साथ 3 साल से लगातार उसका बिजनेस चल रहा है, और मेरे पास आज तक 3 साल में कोई सूचना नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ आदमी गलत है? वो आदमी गलत है। तो ये शंकाएं करना इसलिए ठीक नहीं है कि जो सप्लायर है, जहां से माल आया है, पहले एक स्टेज वो बनती है जहां उस आदमी को पहले चेक करना चाहिए, उसी से कलेक्शन करनी चाहिए। रिसिपिएंट का इसमें बहुत कम दोष होता है। कहीं लगता है कि उसकी कनाइवेंस है, मिली भक्ति है, ऐसा सबूत मिलता है तो उसको हाथ लगाना चाहिए। अदरवाइज जब तक कोई सबूत, ऐसा पक्का सबूत नहीं है, तब तक उस आदमी को नहीं छूना चाहिए। वो घबराता है उससे कि मैंने सही बिजनेस किया, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को टैक्स बराबर दे रहा हूँ, मैं मेरी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तो आज बिजनेस इतना कंपटीशन में जा रहा है कि बहुत कम, इस कंपटीशन थ्रोट के अंदर पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। सर्वाइव कैसे करते हैं? इतने सारे 100 वर्कर होते हैं, 50 वर्कर होते हैं, उनका इतना सारा खर्चा होता है, बिजली का खर्चा होता है। अगर वो किराए हैं दुकानों के, दुकानें हैं, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग। बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है, और जब इस तरह का उनके ऊपर एक भार आता है तो उनको घबराहट पैदा होती है। और नेचुरली है कि उसके परिवार के लोग भी जुड़े हैं, तो एक लंबी चेन होती है बाजार की जो अफेक्ट करती है। एक आदमी के व्यापारिक कारण से चेन है, वो चेन इतनी अफेक्ट करती है कि हर आदमी घबरा जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पिछले 2-3 दिनों से जो कार्रवाई चल रही है जीएसटी डिपार्टमेंट की, इसकी चर्चा हर व्यापारी कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल नेचुरली है कि जो भी चीज़ बाजार में इस तरह की आएगी, और जो सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई जब आती है, और जो जब ये होता है तो हर व्यापारी क्योंकि जीएसटी से टच में है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है कि कल मेरे भी आ सकते हैं, मेरे आके जा चुके हैं काफ़ी जगह, तो नेचुरली उसका बढ़ता है कि सच्चाई क्या है। तो उसमें भी देखो कि जो मैंने जो सुना आपकी इस न्यूज़ के द्वारा, जो हमारे मलिक साहब ने जो सूचना दी या जो किया, अब वो उसमें कहते हैं कि मैंने खुद पहले उनको ऑफर दी कि भाई आप क्या चाहते हैं, कैसे काम निपट सकता है, तो इस बात को आगे बढ़ा। तो व्यापारी को भी ऐसे, जब जो सही है तो उसको सही पे रहना चाहिए, सही पेपर दिखाना चाहिए, सही पे लड़ना चाहिए। और लगता है उसको कहीं भी कुछ शंका होती है कि मेरे साथ हरेसमेंट हो रहा है या मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, वो पुलिस को बुला सकता है, वो उस आए हुई टीम के ऊंचे अधिकारी से बात कर सकता है कि सर मैं उनको आराम से सब चीज़ दिखा रहा हूँ, मेरे को लगता है कि जो प्रोसेस चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कोई एक सीनियर ऑफिसर भेजिए ताकि वो मेरा यहाँ का जो जांच पड़ताल करनी है, लेखा जोखा देखना है, स्टॉक देखना है, मेरा जो भी एक्टिविटीज फैक्टिंग देखनी है आराम से देखे और मुझे बगैर ड्राइव देखे, ताकि मैं भी इनको सब चीज़ बता सकूँ। मेरा कभी ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि मैं कोई कर चोरी करूँ। ठीक है, मेरा कोई बिजनेस पे कंट्रोल नहीं है जहाँ से माल आता है, अगर वो आदमी गलत है तो पहले वो लिख के देना कि मैंने माल नहीं दिया। जब तक उसका स्टेटमेंट नहीं है, मेरे ऊपर वो दबाव क्यों बनता है? ये थोड़ा अधिकारी लोगों को ऐसा देखना चाहिए कि रिसिपिएंट का दोष नहीं होता है, एक बहुत दूर से माल आता है जिस उस बिजनेस में माल लेने वाले का कोई अधिकार नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये चेन है, चेन को शुरू से देखना चाहिए कि वो अगर जो आदमी गलत है उसी पे ही एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक अरेस्ट की बात है, अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि जानबूझ के कोई गलत काम किया गया है, टैक्स चोरी की गई है, तो टैक्स चोरी कई तरह की होती है, तो वो 5 करोड़ से ऊपर होती है, तो अधिकारी को पावर है कि वो 69 के अंदर उस आदमी को अरेस्ट कर सकता है।
टैक्स चोरी 5 करोड़ की या 5 टर्नओवर करोड़ 5? टैक्स चोरी 5 करोड़ की। जब तक 5 करोड़ की टैक्स चोरी को एज ए प्रूफ नहीं किया जा सकता, स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, कोई व्यापारी को अरेस्ट नहीं कर सकता। तो 5 करोड़ को जो स्टेब्लिश करना होता है वो उसके अपने स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। जब वो हाँ करता है कि हाँ मेरे पास में गलत काम हुआ है और उसकी अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर जाता है, तो वो उस आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं। जहांगीर जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आप आए और मेरे विचार सुने। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। फरीदाबाद शहर के बहुत व्यस्त वकीलों में से हैं जहांगीर जी, और उनका समय मिला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।